तो आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन जो कि आपका यूनिट 2 सिलेबस में है, और स्केलर एंड वेक्टर उसमें टॉपिक फोर्स एंड मोशन के अंदर आपका जो पहला टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। कंप्लीट चैप्टर आज देखेंगे स्केलर और वेक्टर का कंप्लीट टॉपिक। तो पहले हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या है स्केलर और वेक्टर का। तो अगर आप देखें तो पहले उसमें दिया हुआ है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इस चीज़ को समझना है। उसके बाद उसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। उसके बाद कैसे रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को, ये देखना है। उसके बाद में टाइप देखना है स्केलर वेक्टर का, एडिशन देखना है, सब्ट्रैक्शन देखना है वेक्टर का कैसे करते हैं, और ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लॉ जो बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसे भी समझेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद देखेंगे स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, किसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, किसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। उसके बाद वेक्टर का रिसोल्यूशन देखेंगे, कैसे वेक्टर को तोड़कर उसके अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ा जाता है। और उन सब के बाद देखेंगे कई उसका कुछ एप्लीकेशन जो कि इंक्लाइन प्लेन पे देखेंगे और रोलर पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा स्केलर और वेक्टर। स्केलर और वेक्टर को समझने से पहले हम देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर फिजिकल क्वांटिटी बना हुआ होता है। कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर एक फिजिकल क्वांटिटी बनाता है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलकर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बनाता है। तो इसी फिजिकल क्वांटिटी को है जो फिर अलग अलग प्रॉपर्टी के बेसिस पे दो पार्ट में डिफाइन कर गया। एक बन गया स्केलर, एक स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो स्केलर में कौन है और वेक्टर में कौन, दोनों को देखते हैं। स्केलर हो गया जिस क्वांटिटी में कि सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है, ओनली मैग्नीट्यूड रहता है। मैग्नीट्यूड ओनली रहता है, उसको हम स्केलर में ले लिए। जैसे कि 5 kg है, इसमें देखिए तो सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसको फुल्ली डिफाइन करना है कि 5 kg। इसको डिफाइन करने के लिए किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये फुल्ली इंडिपेंडेंट है, इसको किसी और चीज़ का जरूरी नहीं पड़ रहा है और ये पूरा तरह से खुद में डिफाइंड है। जैसे मान लेते हैं आप गए बाजार सब्जी लेने, ठीक, बाजार सब्जी लेने गए तो आप क्या दुकानदार को ये तो नहीं कहते हैं कि हमको नॉर्थ डायरेक्शन से 5 kg चाहिए, या नहीं कहते हमको साउथ डायरेक्शन से 5 kg चाहिए। तो आप तो डायरेक्ट कहते हैं 5 kg चाहिए और आप ले लेते हैं। अब कोई मन में सोच रहा है कि सर हम तो खेत जाते हैं तो बोलता है नॉर्थ डायरेक्शन से, तो कोई बोलता है साउथ डायरेक्शन चलो। अरे यार, वो क्वांटिटी नहीं बता रहा है, वो पोजीशन बता रहा है, तो उसको भी देखेंगे। उसके बाद है हमारा वेक्टर। वेक्टर क्या है? वेक्टर कोई भी क्वांटिटी, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड से सिर्फ मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए और साथ ही साथ में डायरेक्शन भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए। और एक चीज़ होना चाहिए इसमें, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। ऐसे स्केलर में जो है, स्केलर में भी है कुछ कुछ क्वांटिटी है जिसमें कि डायरेक्शन भी होता है, बट इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है। डायरेक्शन कुछ कुछ क्वांटिटी में होता है, जैसे कि अगर आप प्रेशर ले तो इसमें जो होता है डायरेक्शन होता है। इलेक्ट्रिक करंट भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट भी देखे तो इसमें भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। तो ऐसे कुछ कुछ स्केलर में भी है जो डायरेक्शन होता है। तो हमारा
बुक डिफाइन नहीं किया है उसको डायरेक्शन को लेकर तो हम नहीं करेंगे, लेकिन रियल कोई डिफिनेशन कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि ऐसा क्वांटिटी द क्वांटिटी विच कैन डिफाइंड ओनली बाय मैग्नीट्यूड एंड आल्सो मे बी डायरेक्शन, उसको स्केलर होना चाहिए। लेकिन हमारा बुक ऐसे डिफाइन नहीं किया है तो हम एग्जाम के पर्पज से देख रहे हैं तो हम जो बुक में दिया है हम बस उतना ही समझेंगे। तो इसमें ये था स्केलर और वेक्टर ये था जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को या वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करें। तो हम देखते हैं क्या है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका एग्जांपल एक दो एग्जांपल पहले देखते हैं। जैसे कि आप लोग डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, तो इसमें देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो हम एक फिक्स लेते हैं कि नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर डिस्प्लेस किया, नॉर्थ डायरेक्शन में 5 मीटर डिस्प्लेस किया, साउथ डायरेक्शन में 5 मीटर डिस्प्लेस किया। तो इसमें एक सर्टेन डायरेक्शन के साथ बताया जाता है। अगर हम लेते हैं कोई भी जिसका वेलोसिटी है, वेलोसिटी को लेंगे तो एक सर्टेन डायरेक्शन में लेते हैं, ग्रेविटी को लेते हैं या फिर एक्सेलरेशन लेते हैं तो वो भी एक सर्टेन डायरेक्शन देख के लेते हैं, फोर्स लेते हैं तो हम देखते हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में कहीं किसी चीज़ में है तो सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसीलिए इसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जिसका भी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन दोनों हो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे, वही है वेक्टर क्वांटिटी। तो चलिए देखते हैं बुक में क्या कहते हैं। बुक कहता है वेक्टर क्वांटिटी को जो कि एक डायरेक्ट क्वांटिटी जिसमें कि बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो और 2 पॉइंट, जिस 2 पॉइंट के बीच में जो कि वेक्टर क्वांटिटी हो, जो भी 2 पॉइंट भी हो तो उसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जैसा कि हम बताए यहाँ, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो इसमें मैग्नीट्यूड भी जिसमें हो उसमें डायरेक्शन भी वही वेक्टर हो जाएगा। और इसमें स्केलर में होगा जो मैग्नीट्यूड हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। लेकिन ये कहना गलत है कि डायरेक्शन नहीं हो, क्योंकि बहुत क्वांटिटी में देखा गया जैसे डायरेक्शन है, जिसका आप भी देख चुके हैं प्रेशर में, इलेक्ट्रिक करंट में, इस सब में डायरेक्शन होता है, लेकिन फिर भी हम इसको स्केलर में लेते हैं। उसके आगे अब देखते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है, उसी को अब थोड़ा और अच्छा तरह समझते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो कि स्पेसिफाई हो, मतलब कि खुद में सब बता दे, उसका पूरा तरह उसको डिस्क्राइब कर दे मैग्नीट्यूड से और सिर्फ मैग्नीट्यूड से। जैसे साइज करने का मतलब हुआ जैसे 5 मीटर कहेंगे और एक 7 मीटर कहेंगे, इससे साइज का पता चल रहा है कि कौन ये बड़ा है और ये छोटा है। ऐसे ही हम कोई जो खुद सिर्फ मैग्नीट्यूड से और साइज से पता चल जाए उसी को हम स्केलर क्वांटिटी कहें। जैसे कि लेंथ देखें, स्पीड देखें, वर्क देखें, मास देखें, डेंसिटी देखें, तो ये सब सिर्फ और सिर्फ एक सर्टेन मैग्नीट्यूड से ही डिफाइंड हो जाता है, तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी के बाद आ जाता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, जो कि फिजिकल क्वांटिटी जो कि प्रेजेंस ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन भी हो, तो उसको हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट देखें, फोर्स देखें, टॉर्क देखें, मोमेंटम देखें, एक्सेलरेशन देखें, वेलोसिटी देखें, तो ये सब क्या होता है कि एक सर्टेन डायरेक्शन में लगता है। इस सब में कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है, एक सर्टेन डायरेक्शन फिक्स डायरेक्शन में ही लगता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए इसमें कुछ बातें दिया है स्केलर और वेक्टर के बारे में, तो ये भी देख लेते हैं। अब पहले क्राइटेरिया क्या है, डिफिनेशन है, ये क्या चीज़ पहले वो देखते हैं। एक डिफिनेशन है, तो स्केलर क्वांटिटी को जो है सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर क्वांटिटी जो है मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी उसमें होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। उसके बाद दूसरा बात है डायरेक्शन के बारे में बात करें तो दोनों का, तो स्केलर क्वांटिटी में हम देख चुके हैं इसमें कोई डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं होता है, डायरेक्शन कुछ नहीं होता है, और लेकिन वेक्टर क्वांटिटी जो है डायरेक्शन होता है। उसके बाद है किस चीज़ से स्पेसिफाई करते हैं, किस चीज़ से इसको बताया जाता है,
तो किस तरह से बताया जाता है? पहला एक न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से उसको बताते हैं, यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड से बताते हैं, जबकि इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, फिर डायरेक्शन भी होना चाहिए और साथ ही साथ यूनिट भी होना चाहिए। तो इसमें इससे स्पेसिफाई करते हैं, इसमें बताया जाता है इसका सिंबल क्या होता है, किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी को जो है बस वो क्वांटिटी से रिप्रेजेंटेड कर देते हैं। जैसे कि हमारा था मीटर था, मास था, तो एम से नोट कर दिए, स्पीड है तो एस से नोट कर दिए। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है कि उसका सिंबल तो यूज करते हैं, साथ ही साथ एरो साइन यूज करते हैं। जैसे कि हम देखें वेलोसिटी था तो v था और साथ में एक एरो ऊपर में देते थे। तो ये रिप्रेजेंटेशन कुछ देर में देखेंगे क्या है रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। तो एग्जांपल इसका मास और टेम्परेचर दे दिया है और इसमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो इसका एग्जांपल तो हम बहुत सारा देख चुके हैं। अब देखते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। स्केलर और वेक्टर के बीच में। तो स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चीज़ होता है। स्केलर होता है वन डायमेंशन में और वेक्टर जो होता है मल्टी डायरेक्शन, मतलब 2 डायरेक्शन भी हो सकता है, 3 डायरेक्शन भी हो सकता है और 4 डायरेक्शन तो अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुआ है। जो क्वांटिटी चेंज कर ले मैग्नीट्यूड, अगर इसका क्वांटिटी चेंज होगा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मैग्नीट्यूड मतलब ये हुआ जैसे कि हमारे यहाँ कोई मास है, मास जानते हैं हम एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर मास में चेंज होगा कब, जबकि यहाँ 5 kg था, अब 6 kg हो गया तभी ये चेंज होगा। 6 kg हो गया तभी ये चेंज होगा स्केलर क्वांटिटी मास अब चेंज हो जाएगा। लेकिन वेक्टर में ऐसा केस नहीं है, उसमें मैग्नीट्यूड हो या डायरेक्शन दोनों में से कुछ भी चेंज होगा तो क्वांटिटी चेंज हो जाएगा। जैसे कि हम देखें तो हमारे पास है वेलोसिटी है जैसे 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ के डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड है। अब दूसरा वेलोसिटी है, ये v1 था, ये v2 लेते हैं। इसमें अगर हम यहाँ पर 5 मीटर टुवर्ड साउथ कर दें, 5 मीटर टुवर्ड साउथ, तब भी ये वेक्टर क्वांटिटी बदल जाएगा खुद में। कैसे बदलेगा, ऐसे इसका भी थोड़ा देर में एग्जांपल देखेंगे हम लोग कैसे ये बदल जाता है एक दूसरे से। या फिर यहाँ पर 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ भी होगा तब भी ये बदल जाएगा। 6 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड नॉर्थ, तो इसमें डायरेक्शन बदले या नॉर्थ से साउथ होगा वो बदले या फिर इसका मैग्नीट्यूड बदले, दोनों भी कोई भी कंडीशन होगा तो इसमें यूनिट में क्वांटिटी में इसका चेंज आ जाएगा। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी जो है नॉर्मल अलजेब्रा से एडिशन हो जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी कहें रूल में नॉर्मल अलजेब्रा से हो जाता है। जैसे कि हम देखें हमारे पास है 5 kg, पहले कोई ऑब्जेक्ट लिए 5 kg सेब लिए, फिर से हम 3 kg सेब लिए, 3 kg से हमसे अगर टोटल पूछा तो 8 kg सेब हो गया, 8 kg हो गया। तो इसमें नॉर्मल अलजेब्रा का यूज हुआ। लेकिन जब वेक्टर की बात आए तो वेक्टर में जो नॉर्मल अलजेब्रा नहीं होता, इसमें एक अपना अलग रूल होता है जिसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। उसमें क्या होता है क्या, जैसे आप यहाँ पर 5 + 7 करोगे, 5 + 7, तो यहाँ पर आपका 11 भी आ सकता है, 12 भी आ सकता है। मतलब कि यहाँ पर आपको -2 से लेकर -12 तक कुछ भी आ सकता है। तो कैसे ये आता है तो इसको भी कुछ देर में देख लेते हैं, ये कैसे आ सकता है। -2 से 12 तक कुछ भी आ सकता है इस बीच में। अब देखो अब देखिए स्केलर क्वांटिटी है जो एक दूसरे को डिवाइड कर देता है। जैसे कि हम बहुत जगह डिवाइड किए हैं, जैसे 8 kg है बाय 7 kg करते हैं, बाय 6 kg, तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा नहीं होता है, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर को से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इसको देखेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म जैसे देखेंगे, उसमें हम इस बात को समझेंगे कैसे हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, स्पीड है, स्केलर का टाइम है,
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है, स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब वेलोसिटी जो है ये जो आप जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑब्जेक्ट पोजीशन का चेंज है, तो ये पोजीशन चेंज होगा तो एक सर्टेन डायरेक्शन में चेंज होगा, तो ये वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन का बात करते हैं। जैसे कि बुक में काफ़ी अच्छा तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बताया गया है, लेकिन मुझे एक अजीब लगता है। अगर आप इसमें रिप्रेजेंटेशन का एक हिस्ट्री देखोगे, कैसे रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ और कहाँ तक गया, आपको भी काफ़ी अजीब लगेगा। हम लोग की क्लास शायद क्लास 8 में एक लेसन था, ठलुआ क्लब की बैठक, कुछ वैसा इसमें हो रहा था। उसमें क्या होता था कि जो भी जिसको भी कोई काम नहीं रहता था वो सब आता था, आपस में बैठता था और कुछ से कुछ बातें करते रहता था। तो वैसा हमको लग रहा है इसमें कुछ था, क्योंकि इसमें रिप्रेजेंटेशन पहले इतना ज़्यादा हुआ है, पहले इतना तरह से गलत गलत करके तब जाके अभी हमारे लिए सिंपल हम ऐसे लेते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले बहुत इसमें एरर हुआ। तो देखते हैं एक तरह से कैसे कैसे सारा चीज़ एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या हुआ, तो रिप्रेजेंटेशन को पहले सबसे पहले क्या जाता है, एक एरो से ऊपर में एक एरो देते हैं, एक स्ट्रेट लाइन ऊपर में एरो। ये स्ट्रेट लाइन का जो है लेंथ है, इसका जो लेंथ है ये आपको बताएगा इसका कोई भी यूनिट का मैग्नीट्यूड कितना है। इसका जो लेंथ है ये इसका मैग्नीट्यूड बताएगा आपको। मैग्नीट्यूड करने का मतलब ये हुआ कि कितना बड़ा है। जैसे कि हम यहाँ पर ये लेंथ है, इसका मान लेते हैं 5 लेंथ है, 5 लेंथ है। ये मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, या फिर केजी में भी हो सकता है, ज़रूरत नहीं है, बस उतना लंबा होना चाहिए। तो ये 5 एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता रहा है। अब साथ में इसमें अब ये किस चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं अभी हम इसमें वेलोसिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं। मान लेते हैं वेलोसिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वेलोसिटी का मेजरमेंट करें तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। और इसका लेंथ जो होगा ये 5 मीटर का होगा। और साथ ही साथ जो है एरो जो है वो डायरेक्टेड बता रहा है किस डायरेक्शन में वेलोसिटी हो रहा है। इसके ऊपर एक एरो रहता है जो रिप्रेजेंट करने वक्त यूज करते हैं, वो डायरेक्शन उसका डायरेक्शन को बताता है। तो जैसे कि मान लेते हैं ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, तो इसका एरो जो है उसका एक सर्टेन डायरेक्शन को डिफाइन करता है। और इसका ये पीछे वाला भाग है, इसको हम टेल कहते हैं। टेल तो बताता है स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है। अगर अभी तक भी कॉपी पेन नहीं निकाले तो निकाल लो, क्योंकि उसमें बहुत सारा नया नया टर्म आने वाला है, तो प्रॉब्लम होने लगेगा, बाद में समझ में नहीं आने लगेगा। तो नोट करते जाओगे तो बेटर रहेगा। इसे हम सारा नोट अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा आपको सारा नोट्स। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर डेली कोई ना कोई नोट अपलोड होते रहता है, तो वो बेटर होगा आप लोग के लिए। उसके बाद ये फ्रंट पार्ट जो उसको हेड कहते हैं, ये हेड कहते हैं। तो क्या क्या इसमें देखें, एक बार फिर से देखते हैं क्लियरली थोड़ा। पहले इसको एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, एरो से। इसको इसका हेड पार्ट कहते हैं, हेड कहते हैं। इसको टेल कहते हैं। हेड डायरेक्शन को बताता है, इसको टेल कहते हैं। टेल उसका इनिशियल पॉइंट को बताता है, कहाँ इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट को बताता है टेल। हेड जो है डायरेक्शन को बताता है किस डायरेक्शन में है। और इसका जो लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। इसका लेंथ जितना भी लेंथ है उसको मैग्नीट्यूड को बताता है।
तो रिप्रेजेंटेशन जो स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ पहले शुरुआत में जब रिप्रेजेंटेशन का डिस्कशन स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि पहले रिप्रेजेंटेशन ऐसे करेंगे, कोई भी क्वांटिटी है तो 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट है तो हम इसको इस डायरेक्शन में दिखाकर रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम ये आने लगी कि अब सोचो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसमें दिया हुआ वो 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन ऐसे हमें ऐड करना है। मान लो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो हमें ऐड करना है, तो एडिशन में क्या प्रॉब्लम आएगी कि अब पहले हम 5 न्यूटन का बनाएंगे, इसका फिर लेंथ को मेजर करेंगे, लेंथ भी सही होना चाहिए, 5 का लेंथ का है या नहीं, 5 यूनिट का लेंथ का है या नहीं। उसके बाद फिर एक बार 7 यूनिट का लेंथ बनाएंगे, उसके बाद फिर इसको एडिशन करेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने लगा। तब इसका भी कुछ सॉल्यूशन लेके आए एक दूसरे साइंटिस्ट, उसी मीटिंग में जो सब था उनमें से कोई दूसरे साइंटिस्ट लेके आए। उन्होंने कहा जैसे मान लेते हैं हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, सबसे पहले जो भी वेक्टर है हमको उसको राइट लिखेंगे। जैसे कि हमें वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है तो वेलोसिटी को लिखेंगे, इसको थोड़ा बोल्ड कर देंगे तो हम थोड़ा इससे बोल्ड कर लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा बोल्ड लेटर में, इसी का बोल्ड लेटर लिख देंगे, जो भी होगा उसको बोल्ड लेटर में लिखेंगे। बोल्ड लेटर में लिखेंगे जो भी है, बोल्ड लेटर में लिखेंगे। तो बाद में फिर इसमें भी प्रॉब्लम थी। अब सोचो यार, तुम अगर एक बोल्ड लेटर में लिखोगे तो कितना प्रॉब्लम, एक बार पहले इतना मोटा करने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। फिर दूसरा प्रॉब्लम क्या आने लगा कि मान लो अगर हम लिखते हैं, एक तो टाइम लगा, उसके बाद अगर 2 दिन बाद अगर हम उस पेपर को देखें, आपको दोनों साथ लिखा हुआ दिखाई देने लगा, वो भी एक प्रॉब्लम था। फिर तीसरा प्रॉब्लम देखें तो अगर मान लो एग्ज़ाम में आप ऐसे बोल्ड लेटर से लिखते रहोगे, लिखते लिखते पता चलेगा हमारा पेज ही फट गया। तो ये भी मेथड कुछ ज़्यादा दिन रहा नहीं, इसे ही बदलना पड़ा। और फिर उसके बाद एक नया आया, और जो कि अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, वो है किसी भी लेटर जो भी है, जैसे हमको वेलोसिटी रिप्रेजेंट करे थे तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने भी लिखेंगे, उसके ऊपर एक एरो दे देंगे, जो भी लिखना है वो यूनिट लिखेंगे, उसके ऊपर एक एरो दे देंगे जो भी उसका सिंबल है। जैसे कि हमें डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस को एस डिनोट करते हैं, तो एस लिखेंगे, ऊपर में एक एरो दे देंगे। फोर्स दिखाना है तो एफ लिखेंगे, ऊपर एक एरो दे देंगे। तो जिसको भी रिप्रेजेंट करना है तो वो उसका यूनिट, उसका सिंबल लिखेंगे, उसके ऊपर एक एरो दे देंगे। एरो जो है उसका डायरेक्शन को बताता है और ये इसका मैग्नीट्यूड को बताता है। तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी लगा और अभी तक इसका यूज करते आ रहे हैं टिल तब तक जब तक हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारा टाइप ऑफ वेक्टर का कितना टाइप है। तो देखा गया कि बहुत सारा वेक्टर अलग अलग तरह से होता था, कुछ सेम डायरेक्शन में जा रहा था, कुछ अलग अलग, यहाँ पर एक सेम डायरेक्शन था, दूसरा यहाँ सेम डायरेक्शन था। तो उसके अनुसार बहुत सारा कुछ अपोजिट डायरेक्शन में था। तो अलग अलग वेक्टर को अलग अलग तरह से हम डिफाइन कर दिए, उसका अलग अलग नाम दे दिए ताकि हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए हैं। तो हम देखते हैं सबको एक वन बाय वन किस किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले हम यूनिट वेक्टर लिए। अब यूनिट वेक्टर क्यों लिए, जब वेक्टर को देखा गया तो पहला एक वेक्टर को देखा गया, उसका यूनिट जो था 1 यूनिट का था, वो वेक्टर 1 यूनिट का था, मतलब कि उसका लेंथ जो था 1 यूनिट था। कोई 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, 1 न्यूटन हो सकता है, 1 मीटर पर सेकेंड हो सकता है। तो 1 यूनिट का था। तो ऐसा वेक्टर जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 यूनिट था, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का था, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का था, उसको हम यूनिट वेक्टर कह दिए। यूनिट वेक्टर तो उसका मैग्नीट्यूड 1 था, तो इसीलिए हम उसको यूनिट वेक्टर कह दिए। अब उसके बाद था क्या, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर।
ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर समझने से पहले ऑर्थोगोनल को समझते हैं ये क्या होता है। अगर कोई दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर रहेगा, अगर कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे रहेगा तो हम लोग इसको कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। और अगर यही ऑर्थोगोनल वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, तो इसको हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो इसमें यही था कि अगर कोई वेक्टर एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहेंगे, और वही उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो क्या है कि इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से किया जाए, जैसे कि एक 3 लाइन है, आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये 3 वेक्टर आपस में एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में है, और ये जेड डायरेक्शन में है। क्या है, तो ये 3 वेक्टर ये कुछ इस तरह से यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर पे हैं। तो इसी तरह से ये भी ये 3D में आता है, तो ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर है। और साथ ही साथ इसका जो यहाँ से मैग्नीट्यूड जो है, ये मैग्नीट्यूड जो है एक 1 यूनिट है, ये भी इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, इसका भी 1 यूनिट है। तो इसको ना कुछ एक सर्टेन नाम दे दिया गया, सर्टेन नेमिंग कर दिया गया इसका एक अलग नेमिंग। अगर हमको जैसे कि एक्स के डायरेक्शन में कोई वेक्टर को दिखाना पड़ेगा, या फिर कोई वेक्टर को वाई के डायरेक्शन या जेड के डायरेक्शन में दिखाना है, तो उसके हमें ईजी हो दिखाने में, इसीलिए हम लोग इसको एक नया नाम दे दिए हैं। जैसे कि हमको अगर एक्स के डायरेक्शन में कोई वेक्टर को दिखाना पड़ेगा तो हम उसको आई से डिनोट करते हैं, आई कैप से, ये ऊपर में इसको समझेंगे। उसके बाद वाई को दिखाना है तो हम जे कैप से, जेड को दिखाना है तो के कैप से, ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो एक बार फिर से यूनिट वेक्टर पे रिटर्न बैक आते हैं और समझते हैं फिर से एक बार तो ऐसे क्या है यूनिट वेक्टर का फुल कॉन्सेप्ट को। तो यूनिट वेक्टर जो है, कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर जो है वैसा वेक्टर है जैसा कि मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ पार्टिकुलर डायरेक्शन जो होता है वो देखिए ऐसा वेक्टर है जिसमें कि मैग्नीट्यूड जो होता है किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन में होना चाहिए, वो यूनिट उसका 1 यूनिट हो। किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड एक सर्टेन पार्टिकुलर डायरेक्शन में अगर 1 यूनिट होगा तो उसको हम ये कहते हैं यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर को एक कैप से डिनोट किया जाता है। कोई भी जैसे कोई वेक्टर अगर एफ वेक्टर है तो एफ कैप से डिनोट करेंगे, एस वेक्टर है तो एस कैप से डिनोट करेंगे। ये ऊपर में कैप लगा दिया जाता है, इसी से हम यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कहाँ से, ये एक फार्मूला जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो समझते हैं ये कहाँ से आया। तो जैसे मान लेते हैं आपके पास कुछ कॉइन्स हैं, आपको पूछा गया इसका हर एक जितना भी कॉइन है सब सेम है। जैसे कि एक 5 रुपीज़ का कॉइन है, RS5 का है, तो दूसरा भी RS5 का ही है, तीसरा भी RS5 का है, सारा जितना भी है सब RS5 का ही कॉइन है, ₹5 का ही सारा का सारा कॉइन है। तो हमको कहेगा कि हमारे पास कुछ कॉइन है और हमको उसका मेजरमेंट कुछ पता नहीं कितना कॉइन्स है, तो हमको कहेगा कि उसका टोटल वैल्यू निकालना है। एक तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम सबको काउंट करें, और दूसरा ऑप्शन क्या है, थोड़ा सा ब्रेन का यूज करें और हम उसको मेजर कर लें। तो हम मेजर करके कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर ये काउंट करने लगे हम, अगर हमारे पास 1000-2000 कॉइन है, हमको तो मेजर करते करते मेरा टाइम निकल जाएगा, तो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको हम मेजर कर लेंगे। मेजर कैसे करेंगे समझते हैं। पहले एक बार एक कॉइन का मेजर करेंगे, 1 कॉइन का मेजर किया, मान लेते हैं हमारे पास 2 ग्राम आया, 2 ग्राम आया। अब हम लोग सभी कॉइन जैसे 5 कॉइन का, अब हमारे पास जितना भी कॉइन है ऑल कॉइन को हम मेजर किए, तो हमारा आया
1 kg आ गया। तो हमसे पूछा गया टोटल कितना कॉइन है, हमसे पूछा गया कब टोटल कितना कॉइन है। तो टोटल कितना कॉइन है ये देखने के लिए हम टोटल कॉइन होने के लिए हम देखेंगे क्या करेंगे। पहले 1 kg मतलब कि 1000 ग्राम को ईच कॉइन का वेट से हम वेट कर देंगे। ईच कॉइन का वेट था 2 ग्राम। अगर हम डिवाइड कर दें हमको आएगा 500। तो हमको इसके पता चल जाएगा हमारे पास 500 कॉइन है टोटल। अब 500 कॉइन है और सारा का सारा कॉइन 5 रुपीज़ का है। सारा का सारा कॉइन हमारा 5 RS का है। तो हम डायरेक्टली अगर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा तुरंत आ जाएगा 2500। 2500 हमारा RS 2500 आ गया। तो हमारा ये इजीली हमें पता चल गया। तो कुछ इसी मेथड का हम यूज किए हैं यूनिट वेक्टर में, यूनिट वेक्टर का समझने के लिए। तो हम एक तरह से ये ले लें, ए वेक्टर जो है इसको हम ले लेते हैं टोटल नंबर ऑफ, मान लेते हैं कितना है टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन, और इसको ले लेते हैं हम इस कॉइन का मेजरमेंट, और इसको ले लेते हैं टोटल कॉइन का नंबर ऑफ कॉइन ले लेते हैं। तो हमको ये समझने में ईजी होगा। तो हमारा क्या है, एक कैब जो है, एक कैब क्या है कि ईच कोई भी एक यूनिट का जो है कि डायरेक्शन, एक कैब सबसे पहला तो इसका यूनिट वेक्टर का काम ही सिर्फ डायरेक्शन दिखाना और कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन। इसका सिर्फ एक ही काम है, डायरेक्शन दिखाना। तो यहाँ एक कैब जो है ये कोई भी, जैसे मान लेते हैं अगर इसको वेक्टर के फॉर्म में हम देखें, वेक्टर के फॉर्म में देखें तो मान लेते हैं हमारे पास कोई वेक्टर है 100 न्यूटन, कोई वेक्टर है, इसको एफ में लिख देते हैं बेटर रहेगा, नहीं कोई समझ लेगा हम वेलोसिटी लिखे हैं। अगर एफ वेक्टर एक हमारे पास है, एफ वेक्टर है 100 न्यूटन। अब हमको इसका एफ कैब निकालना है मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे कि एफ न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, कोई सर्टेन डायरेक्शन होना चाहिए, ईस्ट में है मान लेते हैं। तो हमको एक इसका वेक्टर यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर मतलब वन होना चाहिए, 1 एंड सेम डायरेक्शन में 1 यूनिट हो जाना चाहिए। तो हमारा 1 था, लेकिन इसको लाने के लिए क्या करेंगे, पहले एफ जो है, एफ वेक्टर को हम 100 से डिवाइड करेंगे। और 100 क्या है, 100 से कुछ नहीं, इसका बस एफ वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है, एफ वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है। एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड को एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा एफ का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो वही है इसमें, अगर कोई भी किसी का भी यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा, वही वेक्टर डिवाइड उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वो वेक्टर आ जाएगा। अब आता है हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर की तरफ हम बढ़ते हैं। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोई वेक्टर जो है एक्स के डायरेक्शन में, अगर 1 यूनिट लेंगे तो उसको हम आई कैप से नोट करेंगे। सिंपली का समझे तो हमको ये डायरेक्शन बताने का काम करता है। अगर एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में है या जेड डायरेक्शन में है, इसको डिफाइन करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का हम यूज कर रहे हैं, इस ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हैं। तो ये 3 डायमेंशन में है। अगर मान लेते हैं कि हमारा इस डायरेक्शन में कोई चीज़ रहेगा तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो उसको डिफाइन करने के लिए अगर हम अभी नेगेटिव वेक्टर जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, उसी को हम माइनस आई कैप से डिनोट कर देंगे उसको। क्या होगा, इसको हम माइनस आई कैप से डिनोट कर देंगे, इसको माइनस आई कैप से हम डिनोट कर देंगे। अब चलते हैं हमारा दूसरा नेक्स्ट टाइप की तरफ, वो है इक्वल वेक्टर। अगर कोई एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी है, मैग्नीट्यूड मान लेते हैं एक्स है। अब एक दूसरा वेक्टर है, इसका भी मैग्नीट्यूड एक्स ही है और दोनों का डायरेक्शन जो है सेम है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड फर्स्ट का बराबर मैग्नीट्यूड सेकंड का हो जाए, अगर सेकंड का मैग्नीट्यूड और फर्स्ट का मैग्नीट्यूड अगर सेम रहेगा तो हम कहेंगे वो इक्वल वेक्टर है। यहाँ जैसे हम फिगर में देख सकते हैं, पहला का मैग्नीट्यूड और सेकंड का मैग्नीट्यूड सेम है
और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी दोनों का सेम ही है, दोनों का अपवर्ड डायरेक्शन में ही शो कर रहा है, पॉइंट किया हुआ है। तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा तो हम उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे ए बराबर बी वेक्टर दिया हुआ है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रहेगा इक्वल तो उसको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। तो बुक कैसे क्या है इसको बताया है। कोई अगर ए और वेक्टर इक्वल तब होगा जब उसका मैग्नीट्यूड, हम जानते हैं किसी को कोई वेक्टर का अगर मोड में लिख देते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। कोई वेक्टर को अगर मोड में लिख देते हैं वो उसका मैग्नीट्यूड को बताता है। साथ ही साथ उसका डायरेक्शन अगर सेम हो, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हो तो हम उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे, उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। उसके बाद जीरो वेक्टर आ जाता है। जीरो वेक्टर जो है, मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, कोई एक वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड जीरो होता है। अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो हम उसको कहेंगे वो जीरो वेक्टर है। जीरो वेक्टर को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, जीरो के ऊपर एक वेक्टर का साइन दे दिया जाता है। अब कहोगे इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो जीरो का कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन है तो उसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। इसका डायरेक्शन वेक्टर है तो श्योरली इसमें कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा ये हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या है समझते हैं। यहाँ पर हम सभी जानते हैं कि जितना भी वेक्टर उसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट होता है कुछ ना कुछ। एक जीरो वेक्टर जो होता है जिसको नल वेक्टर भी कहते हैं, जीरो वेक्टर को नल वेक्टर कहते हैं, उसमें होता है कि ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को कोइंसाइड किया जाता है। मतलब जैसे हमारा ऐसे होता था वेक्टर, यहाँ पर ऐसे नहीं होता है। इसी पॉइंट पे ये टेल भी होता है और इसी पॉइंट पे हेड भी होता है, दोनों एक दूसरे कोइंसाइड करता है, उसको डिनोट किया जाता है। जीरो पे वेक्टर का सिंबल यूज किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है तो इसीलिए इसका हम डायरेक्शन को नहीं बता सकते वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। एक जीरो वेक्टर क्या है एनी डायरेक्शन, एक जीरो वेक्टर का जो है कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। अगर हम एग्जांपल ले जीरो वेक्टर कैसे आया, तो अगर मान लीजिए ए वेक्टर में से एक को डिवाइड माइनस कर दें तो श्योर है वेक्टर में वेक्टर माइनस होगा तो वेक्टर ही आएगा, लेकिन यही जीरो वेक्टर हो जाएगा। सेम वेक्टर को सेम में माइनस करते हैं जीरो हो जाता है। अगर ए और बी को माइनस करते हैं और जीरो आ जाता है तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा, तभी ए वेक्टर को बी से माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। जीरो वेक्टर को ही हम नल वेक्टर कहते हैं, जो हम यहाँ पर देखें जीरो वेक्टर को ही नल वेक्टर कहते हैं। जीरो वेक्टर को जो है एक जीरो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड जीरो होता है और उसका साथ ही कोई एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, कोई भी एक अल्टरनेटिव कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं। जीरो वेक्टर को रिप्रेजेंट जीरो से करते हैं, जीरो मोड से जीरो वेक्टर के ऊपर साइन वेक्टर साइन से करते हैं, और साथ ही साथ नल वेक्टर भी, इसको नल वेक्टर भी कहते हैं। अब उसके बाद नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है, यहाँ देख सकते हैं एक सर्टेन वेक्टर है। हम कुछ देर पहले बात किए थे जब एक्स और वाई के बारे में बात कर रहे थे, उसी में बोले थे नेगेटिव वेक्टर के बारे में। तब समझते हैं उसको नेगेटिव वेक्टर क्लियरली क्या है। यहाँ अगर हम देखें तो वेक्टर को एक इस डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड देखें दोनों ए हैं। अगर ए का मैग्नीट्यूड और बराबर बी का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड तो माइनस ए का, दोनों वेक्टर का देखें तो मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन क्या है जस्ट अपोजिट है। ये एक अपवर्ड देगा तो ये डाउनवर्ड दिखा रहा है। तो अगर इसका बीच में 180 डिग्री होगा, दो वेक्टर के बीच में 180 डिग्री होगा और वो अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा तो उसको हम नेगेटिव कहेंगे, उसी वेक्टर का नेगेटिव कहेंगे। नेगेटिव वेक्टर, इसका नेगेटिव वेक्टर इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब देखिए नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ वेक्टर। दोनों का मैग्नीट्यूड जो का सेम होगा, जो वेक्टर लिए उसका मैग्नीट्यूड जो है दूसरे वेक्टर के सम हो, लेकिन डायरेक्शन जो है अपोजिट होगा, उसी को हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। अगर कोई एक नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए है तो वो माइनस ए से उसको डिनोट किया जाएगा। अब आगे देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि एक वेक्टर है ए बी जिसका कि सर्टेन मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन जो है दिया हुआ है। नाउ वे वेक्टर विद मैग्नीट्यूड सेम, जिसका सेम मैग्नीट्यूड है एज ए बी सी। ए बी का जैसे जितना ए बी का मैग्नीट्यूड है उतने ही लेते हैं, बट जो होगा उसका डायरेक्शन उसके अपोजिट लेते हैं तो उसको हम उसका नेगेटिव वेक्टर कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ए बी लेते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो होता है सेम ए बी का, और दूसरा एक वेक्टर लेते हैं बी ए
तो बी ए और ए बी जो है एक दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम बी ए का वेक्टर जो होता है माइनस ए बी के हैं कि उसका डायरेक्शन अपोजिट है। उसके बाद देता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर क्या है? अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो तो इसका मैग्नीट्यूड डिफरेंस कर सकता है। जरूरी नहीं कि एक ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर हो। ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर वो अलग हो सकता है। इसका टर्निंग पॉइंट भी कोई डिफाइन नहीं करता है। हो सकता है एक वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, दूसरा वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, इस पर भी कोई डिपेंड नहीं करता है। बस इसमें क्या है कि इसमें दोनों का डायरेक्शन जो होता है सेम होना चाहिए। दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होना चाहिए। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो हम कहेंगे वो पैरेलल वेक्टर है। समझते अगर कोई ए और बी दो वेक्टर हैं उसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे और उसका जो होता है सेम डायरेक्शन में हो, और हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो और ना भी हो, जरूरी नहीं। अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का भी हम ऐसे ले लें तो इसको भी हम पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। और डायरेक्शन अगर उसका अपोजिट हो जाए, जैसे कि हम इधर लिए थे, अगर दूसरा वेक्टर हम इस डायरेक्शन में ले लें कोई भी मैग्नीट्यूड का बस, तो हम उसको कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर कहेंगे। अब भाई कोप्लेनर वेक्टर। अगर मान लेते हैं हम कोई भी 2 डायमेंशन में, कोप्लेनर बस 2 डायमेंशन तक ही लिमिट है। जैसे कि हम कोई एक वेक्टर बनाएंगे जो कि एक वाइट पेज आपके पास है, कॉपी का पेज है आपके पास। ये एक प्लेन ले लेते हैं। अब इसमें एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तीसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, चौथा वेक्टर ड्रॉ करते हैं। इसमें देखिए जितना भी वेक्टर ड्रॉ किए हम सेम प्लेन में किए हैं। ये कॉपी का प्लेन है, उसमें हम सारा वेक्टर ड्रॉ करें। तो जितना भी एक प्लेन में सेम प्लेन में जितना भी वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं तो उसको हम सारा कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। तो यहाँ कोप्लेनर वेक्टर कोई वेक्टर है जो कि सेम प्लेन में लाई करता हो और दे आर पैरेलल टू द सेम प्लेन, और एक ही प्लेन के पैरेलल हो। मतलब कि अगर मान लेते हैं दूसरा प्लेन में अगर ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों आपस में पैरेलल प्लेन होना चाहिए। ये दोनों प्लेन जो हैं आपस में एक दूसरे अगर पैरेलल रहेगा तो हम इसमें भी अगर कोई ड्रॉ करते तो ये दोनों भी एक दूसरे कोप्लेनर आ जाएगा। उसी को हम कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो वेक्टर आर सेड टू बी नॉन कोप्लेनर। अगर कोई इस प्लेन पे है और दूसरा कोई दूसरे प्लेन पे है तो हम उसको कहेंगे नॉन कोप्लेनर। अब उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लेते हैं कोई एक पोजीशन पॉइंट यहाँ पे था, अब ये यहाँ से उठा, अब ये यहाँ पर चले गया, अब ये इस जगह पर चले गया। तो हुआ क्या यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो अब वो पोजीशन को चेंज किया, तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है दोनों के शॉर्टेज डिस्टेंस लेते हैं। इस दोनों पॉइंट के शॉर्टेज, ये तो ऐसे भी जा सकता था, हुआ होगा तो ऐसे ही ये गया भी होगा ऐसे, या इस तरह से ऐसे गया होगा। ये पूरा कितनों घूम के जाए बट जो उसका शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वही होगा इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वेक्टर रेफर टू द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर विच गिव द पोजिशनल पॉइंट विद रेफरेंस एंड द पॉइंट अदर देन द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट के ओरिजिन से कोई भी पॉइंट को हम ले लेंगे। ओरिजिन मतलब जीरो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए 0 0 जो यहाँ रहता है। इसके अलावा कोई भी दो पॉइंट के बीच में अगर ये दूसरे जाता है तो उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर वही कोऑर्डिनेट से हो जाता है उसको तो पोजीशन वेक्टर कहते हैं। अब कोई इनिशियल वेक्टर क्या है, मान लेते हैं एक वेक्टर ए वेक्टर है जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, दूसरा वेक्टर है जो इसी से कोऑर्डिनेट से आगे दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है। बी वेक्टर में क्या है, इस दोनों का इनिशियल पॉइंट देखें तो सेम है। इसका भी इनिशियल पॉइंट और इसका भी इनिशियल पॉइंट, दोनों का इनिशियल पॉइंट अगर सेम रहेगा तो हम उसको कहेंगे को इनिशियल वेक्टर कहेंगे।
तो कोइनिशियल वेक्टर जब दो और दो से ज़्यादा वेक्टर का होता है, इनिशियल पॉइंट सेम रहता है, उसको कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। अब कोलिनियर वेक्टर, मान लेते हैं कोई लाइन है मेरे पास, एक कोई लाइन है, ये एक मेरे पास लाइन है। अब कोई एक वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में है, इसी सेम लाइन पे कोई एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है। अगर सेम लाइन पर कोई वेक्टर हो तो उसको हम कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। जरूरी नहीं इसका मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लीनियर सेम यानी कि सेम लाइन पे होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर ऑफ टू वेक्टर आर और मोर वेक्टर विच आर पैरेलल रहेगा। तो ये तो फिक्स है कि अगर सेम लाइन पे रहेगा तो एक दूसरे के पैरेलल ही रहेगा, सेम लाइन पे रहेगा तो पैरेलल ही रहेगा, और सेम लाइन इस वेक्टर सेम लाइन पे होना चाहिए, सेम लाइन पे रहता है, और जरूरी उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन बदल भी सकता है। अब इक्वल वेक्टर क्या है, तो इक्वल वेक्टर के एक बार देखेंगे, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम हो और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड अगर कोई वेक्टर का सेम होगा तो हम कहेंगे वो इक्वल वेक्टर, उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। अगर एक कोई भी वेक्टर है, ए वेक्टर और दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, उसका पोजीशन से कोई डिपेंड नहीं करता, इनिशियल पॉइंट कुछ डिपेंडेंस नहीं करता है, और तो हम उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। जैसे कि कोई एक वेक्टर यहाँ पर है, दूसरा वेक्टर यहाँ पर है, बस दोनों का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, उसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है उससे कोई डिपेंड नहीं कर सकता है, कुछ डिपेंड नहीं करता है, तो वैसा वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वेक्टर। इसका तो मेनली दो रूल हैं, ट्रायंगल रूल और पैरेललोग्राम रूल, लेकिन पहले हम छोटा सा सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं इसमें होता क्या है। जैसे मान लेते हैं ये, इसको एक तरह से इनिशियल और फाइनल पॉइंट के मेजरमेंट को कहेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के मेजरमेंट को। इनिशियल और फाइनल पॉइंट का मेजरमेंट जो होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट का मेजरमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट के मेजरमेंट को ही हम कहेंगे क्या, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे कि हमारे पास दो वेक्टर, एक वेक्टर यहाँ से यहाँ, अब दूसरा वेक्टर है इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब देखिए इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट यहाँ आ गया, तो इस दोनों के बीच का जो मेजरमेंट होगा तो वही हो जाएगा हमारा, इस दो पॉइंट के बीच का जो लेंथ होगा वही हो जाएगा हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर या कहें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कोई अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ है। अगर अभी हम तुरंत नेगेटिव वेक्टर देखे थे, मान लेते हैं अगर कोई एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में, दूसरा भी सेम डायरेक्शन में है, दोनों का जो है ये दोनों का पोजीशन सेम रहता है एक दूसरे के ओवर कोइंसाइड करता है। तो जैसे एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, अगर अब दोनों का एडिशन होता है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाता है। लेकिन क्या होगा कुछ देर के लिए हम इसका डायरेक्शन को इस जगह से इरेज करें, और इस डायरेक्शन में इसको डायरेक्शन तो है तो अभी भी सेम, लेकिन हुआ क्या, डायरेक्शन बदल गया तो ये माइनस भी आ गया, ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया, ये वेक्टर माइनस बी वेक्टर हो गया। तब अब क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ अब ऐड होगा, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। तो इसमें डायरेक्शन जो है सिर्फ डिपेंडेंट करता है, इसमें कोई सब्ट्रैक्शन जैसा इसमें कुछ चीज़ नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एडिशन होता है, इसमें सब्ट्रैक्शन होता नहीं है, इसीलिए
ये बस उसी वेक्टर को अगर अपोजिट डायरेक्शन का चेंज कर दिया जाए तो वो हमारा सब्ट्रैक्शन में आ जाता है। चलिए देखते हैं। अब दूसरा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का बात करें तो जैसे कि हमारे पास ये था एक यू वेक्टर था, ये एक यू वेक्टर था और ये भी वेक्टर था। अब दोनों का जो ये उसके अपोजिट है उसको हम कहते हैं, कह दिए हम सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर भी वेक्टर था और दूसरा था हमारा माइनस यू वेक्टर। दोनों का जो एडिशन किया तो वही हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर आ गया। अब देखते हैं एडिशन। ज्योमेट्रिकल मेथड के अनुसार एडिशन ऑफ वेक्टर को देखें तो अगर दो वेक्टर हैं ए और बी, उसको ड्राइंग करेंगे कॉमन स्केल से। कॉमन स्केल मतलब ये होगा हम न्यूटन, अगर हम लिए हैं लेंथ का तो लेंथ लेंगे, मास से लिए हैं तो मास लेंगे, जो भी स्केल रहेगा तो उसका दोनों का सेम लेंगे। सेंटीमीटर लिए हैं तो सेंटीमीटर लेंगे, तो कॉमन स्केल लेंगे एक दूसरे के अकॉर्डिंग टू हेड टेल मतलब ये हुआ अगर पहला वेक्टर को हम ऐसे दिए हैं दूसरे वेक्टर को इसी जगह से देंगे, इसके हेड पे दूसरे का टेल देंगे, उसको हेड टेल के मेथड से हम उसको ऐड कर देंगे और उसके बाद ज्योमेट्रिकल मेथड से ऐड करेंगे। ज्योमेट्रिकल मेथड से ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक ये वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर इस जगह पे और बी वेक्टर यहाँ है, और दोनों के बीच का लेंथ देखना हुआ तो हम ए प्लस बी किए दोनों के लेंथ को देखने के लिए। और इस दोनों का ज्योमेट्री देख के यहाँ पर इसका दोनों का टोटल कितना लेंथ हुआ वही हमारा ए प्लस बी का लेंथ हो गया। जो वेक्टर जो है वो वेक्टर जो हम ए प्लस बी कनेक्ट करेंगे फर्स्ट का जो है टेल से दूसरे का हेड पे करेंगे और उसको सम कर देंगे ए प्लस बी। ये एक एसोसिएटिव लॉ है, मतलब क्या ये हुआ ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर हो जाएगा। और इसके साथ साथ कम्युनिकेटिव भी है, मतलब अगर तीन वेक्टर रहेगा मतलब कि जैसे कि तीन वेक्टर रहेगा मतलब एक ए है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, इसको पहले एक कर। अब यहाँ पर दूसरा लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो ये एसोसिएटिव और कम्युनिकेटिव दोनों लोग हैं, दोनों को फॉलो करता है ये वेक्टर। अब इस दोनों एग्जाम्पल को समझने के लिए हम थोड़ा ट्रायंगल लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अब ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, तो ट्रायंगल लॉ ये कहता है, इसको हम थोड़ा सा देखिए। जैसे कि पहला एक वेक्टर हमारे पास वो ए से बी की तरफ पॉइंट किया हुआ है, और देखिए हम ए से बी की तरफ पॉइंट किया हुआ है, ये वेक्टर ए से बी की तरफ पॉइंट किया हुआ है, इस डायरेक्शन में ऐसे हैं। अगर आप सेकंड वेक्टर को देखें तो ये हमारा है जो इस डायरेक्शन में पॉइंट किया हुआ है, सेम डायरेक्शन में, पहले इधर से घुमा फिर इधर से घुमा, तो अभी तक सेम कंटिन्यूस डायरेक्शन जा रहा है। उसके बाद तीसरा वेक्टर पे हम ध्यान दें तो हमारे ये दोनों के अपोजिट डायरेक्शन में चले गया, इस डायरेक्शन में चले गया। पहले ऐसे जा रहा था फिर ऐसे जा रहा था, इसको आना तो ऐसे चाहिए था लेकिन ऐसे नहीं होकर ऐसे आया, तो क्या हुआ कोई एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर उसी के सेम हेड टेल मेथड से, यानी इसके हेड से का टेल जो है, और तीसरा वेक्टर जो इसका रिजल्टेंट है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चले गया, तो हम उसको कहेंगे इसका रिजल्टेंट कहेंगे, उसको आर से नोट करेंगे। जैसे मेरा ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसको रिजल्टेंट कहेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो हमारा ट्रायंगल लॉ यही कहता है व्हेन टू वेक्टर आर एडेड इन ऑर्डर, टू वेक्टर को जब ऑर्डर में ऐड करेंगे, ऑर्डर का क्या होता है एक के फर्स्ट के हेड पे दूसरे के टेल को ऐड करेंगे, और देन द वेक्टर टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, जो कि अपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर लेंगे वही हो जाएगा हमारा, उसका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर था एक था टर्म ए माइनस बी वाला कंडीशन, ये क्या था ये समझने के लिए लेते हैं इस सेम वेक्टर को हम एक बार और ड्रॉ करते हैं। ये हमारा ए वेक्टर था,
ये बी वेक्टर था। अब ये सी वेक्टर था। मान लेते हैं ये सी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है और हमको बी वेक्टर पता करना है। बी वेक्टर हमें पता करना है। बी वेक्टर पता करना है, बी वेक्टर क्या है। तो बी वेक्टर डिफाइन करने के लिए हम जानते हैं कि ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है और ये अपोजिट ऑर्डर में, मतलब रिजल्टेंट तो सी वेक्टर ही होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा सी वेक्टर ही होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर सी वेक्टर होगा, तो हम सी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमको चाहिए था बी वेक्टर, तो बी वेक्टर चाहिए तो सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऐसे कर सकते हैं। तो यहीं से ये आया है सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो इसी जगह से ये आया है, यहीं से ये आया है। यहाँ पर एक ऑर्डर था, इस ऑर्डर में था। देखिए ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों सेम ऑर्डर में हैं और ये अपोजिट ऑर्डर में चले गए हैं। तो हमको जो सेम ऑर्डर वाला में से वेक्टर में से निकालना था, तो वही ए माइनस बी कर दिए है, ए माइनस बी कर दिए हैं। अब चलिए और एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है और तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है। तो ये तो हमारा रिजल्टेंट होगा, तुमको इसको नहीं निकालना है, हमको इस वेक्टर को निकालना है। मान लेते हैं इस वेक्टर को निकालना है, इसका मेजरमेंट दिया है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब तो अगर हमको डायरेक्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास मेथड है ये, इस वेक्टर को हम मान लेते हैं एक्स वेक्टर है, ये कोई एक्स वेक्टर है, तो हमारा बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस एक्स वेक्टर हो जाएगा, प्लस एक्स वेक्टर हो जाएगा। तो हम यहाँ से एक्स ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। या फिर अगर दूसरा तरीका से देखें तो ये तो श्योर है रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसके दूसरे वेक्टर का एडिशन के ही बराबर होगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर को हम डायरेक्ट भी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि ये दोनों इसका एडिशन के बराबर है, तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसलिए हम शुरुआत में जब स्टार्ट किया था हम बोले थे कि वेक्टर में जो है सब ट्रैक्शन जैसा कोई चीज़ होता है, बस उसका वही डायरेक्शन को बदल दिया जाता है, तो हम वो उसको सब्ट्रैक्शन में ले लेते हैं। अब चलते हैं समझते हैं। वेक्टर को जो है एडेड किया जाता है एल ऑन बेस ऑन ट्रायंगल और ट्रायंगल लॉ पे किया जाता है। अब हम ट्रायंगल लॉ को देखते हैं। सपोज मान लेते हैं कोई टू वेक्टर है ए और बी, दो वेक्टर हैं ए और बी, यहाँ दो वेक्टर हैं ए और बी, फर्स्ट वेक्टर ए है और बी है। अब क्या जाता है, नाउ एक लाइन ड्रॉ किया है, एक लाइन ए बी ड्रॉ किया है जो ए वेक्टर को डिनोट करता है। ए भी एक लाइन ड्रॉ किए हैं जो कि ए को डिनोट कर, देख सकते हैं यहाँ ए है और ये बी है, दोनों ए वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं। अब उसके बाद है हमारा, और ए का टेल पे, ए के टेल और बी को हम हेड मान लिए हैं। अब ड्रॉ करना है अनदर वेक्टर जो कि बी सी हो, जो रिप्रेजेंट करता हो बी वेक्टर को। तो बी सी वेक्टर को ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ बी सी वेक्टर को हम ड्रॉ करेंगे तो बी को डिनोट करेगा, तो बी को डिनोट करेगा, तो बी का जो होता है टेल और सी को हेड लेंगे, बी को टेल लिए, इसका सी को हेड लिए, और उसके बाद दोनों वेक्टर को ए सी को ज्वाइन करेंगे। ए को जो टेल लेंगे और सी को ज्वाइन करेंगे, हेड लेंगे, तो हम यहाँ पे देखेंगे दोनों रिजल्टेंट जो हुआ ए बी का ये हुआ सी वेक्टर हुआ। सी वेक्टर क्यों हुआ, ये दोनों को एक सेम ऑर्डर में लिए थे और ये एक अपोजिट ऑर्डर में लिए थे, तो इसीलिए जो अपोजिट ऑर्डर वाला था वही उसका रिजल्टेंट आ गया। अब है जो ए सी का, ए बी वेक्टर तो देख लिए हमारा, ए बी वेक्टर तो देख लिए, रिप्रेजेंट ए वेक्टर और उसको डिनोट सी वेक्टर सी के दोनों का रिप्रेजेंट। अब बात है हमारे एडिशन का। अगर मान लो अगर एग्जाम में बैठ के हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, फिर ऐड करेंगे, एक तो हमारा ड्रॉ में तो कुछ ना कुछ मेजरमेंट का मिस्टेक हो जाएगा, तो मेरा उससे गलत होगा, उसका तो हमारा ये काफ़ी कंज्यूमिंग होता है, तो इसीलिए हम एक फार्मूला निकालें। इसका डेरिवेशन भी है पर आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसका डेरिवेशन नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट फार्मूला पे ध्यान देंगे। इसको हो जाता है हम डायरेक्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा कर देते हैं। अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ऐड करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड करना है,
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाता है, उसी को ए प्लस बी का वेक्टर का एडिशन भी कहते हैं। तो यही था यहाँ तक। और उसके आगे अब देखते हैं थोड़ा सा हम कार्टेशियन फॉर्म में। अभी कुछ देर पहले हम बना सके थे वेक्टर को एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो हम एक्स डायरेक्शन में आई कैप से दिखाए थे, वाई डायरेक्शन में हम जे कैप से दिखाए थे, अब जेड डायरेक्शन में हम के कैप से दिखाए थे। तो अब कार्टेशियन फॉर्म में हम एडिशन देखेंगे। तो मान लेते हैं पहला एक कोई ए वेक्टर है, वो एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर है, एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर है, और वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में 2 मीटर है, और जेड डायरेक्शन में 3 मीटर है। तो एक्स डायरेक्शन में तुम आई कैप दे दिया, वाई डायरेक्शन में तो जे कैप दे दिया, जेड डायरेक्शन में तो के कैप दे दिया। अब वेक्टर एक बी वेक्टर है, ये 2 मीटर एक्स डायरेक्शन में है, 3 मीटर वाई डायरेक्शन में है, और 4 मीटर जेड डायरेक्शन में है। अब बात आई इसका एडिशन का। जब बात आया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आया बात, तो हम क्या करेंगे, पहले जो सेम डायरेक्शन में है, ये भी एक्स में है, ये भी एक्स डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन वाला को ऐड कर लेंगे। तो ये 5 to 7 हो जाएगा, 7 मीटर। ये एक्स डायरेक्शन में तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा। ये जे वाला को एक साथ में ऐड कर लेंगे, जे को एक साथ ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 मीटर जे में, और के को एक साथ ऐड कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 मीटर। 7 ही है ना, हाँ 7 मीटर के कैप में, के डायरेक्शन में। हम देखें कि जब तीनों वेक्टर का जब एडिशन किए 7, 5 और दोनों का देखे तो एडिशन किए, तो हमारा जिस डायरेक्शन में रहेगा बस उसी डायरेक्शन में उस डायरेक्शन को ऐड किया जाएगा। तो हमारा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पर्पज़ से। ये काफ़ी ज़्यादा कार्टेशियन फॉर्म, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, तीनों चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, कोई एक वेक्टर है, दो वेक्टर है, तो ये वेक्टर जो है एडजेसेंट साइड बता रहे हैं, एडजेसेंट साइड। पैरेललोग्राम का जो एडजेसेंट साइड को डिनोट कर रहा है, जैसे कि देखिए तो एडजेसेंट साइड मतलब वह दो सेम एक ही पॉइंट से दो साइड, एक ही पॉइंट से देखे तो ये दो साइड को बता रहा है। अगर कोई वेक्टर एक ही पॉइंट से दो साइड को बता रहा है, और उसी दो पॉइंट से उसी पॉइंट से एक डायगोनल निकालें, तो जो वो डायरेक्शन होगा वो ए प्लस बी दोनों के एडिशन के बराबर होगा। वही एक हमारा दूसरा वेक्टर हो जाता है, ये भी हो सकता है दूसरा डायगोनल। तो ये जो हो जाएगा उसका सब्ट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा, इसका u माइनस बी हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन के बराबर हो जाएगा। तो एक डायगोनल जो कि उसके सेम पॉइंट से निकले, कोई एक u वेक्टर है दूसरा v वेक्टर है, और दोनों के सेम इनिशियल पॉइंट से जो डायगोनल ड्रॉ होगा वो उसके एडिशन के बराबर हो जाएगा, और डिफरेंस जो कि दोनों के हेड से होगा वो उसका सब्ट्रैक्शन वेक्टर के बराबर हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम लॉ में कुछ ज़्यादा है नहीं, कोई एक वेक्टर है जो कि वेक्टर ऐड करना है पैरेललोग्राम लॉ से, तो हम उसको पहले कहते क्या, पैरेललोग्राम लॉ कहते क्या है। अगर कोई टू वेक्टर है सिमुल्टेनियसली जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को बाय टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम, जैसे हम यहाँ बताए थे दो साइड ऑफ पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड को डिनोट कर रहा है साइड ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम द पॉइंट देयर रिजल्टिंग इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो ये दो वेक्टर का जो पॉइंट है वहाँ से जो डायगोनल निकलेगा ये जो डायगोनल निकलेगा यही इसका रिजल्टेंट को बताएगा। अब अकॉर्डिंग इस लॉ के अनुसार अगर टू वेक्टर हैं, इस लॉ के अनुसार टू वेक्टर है पी और क्यू,
जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू साइड एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ देखें तो एक पी और क्यू हमारा दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम को शो कर रहा है, जो कि दोनों आप बाहर निकला हुआ है। द डायगोनल जो होता है इसे ड्रॉ करेंगे, इससे जो डायगोनल ड्रॉ करेंगे वही इसका रिजल्टेंट को शो करेगा, पैरेललोग्राम लॉ को और वेक्टर एडिशन को। इसको हम कैसे दिया जाएगा देखते हैं। यहाँ पर हमारा इसका सॉल्यूशन दिया हुआ। सॉल्यूशन तो इसे आपको देखना है नहीं क्योंकि आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। हमारे पास पहले है एक AC है हमारा ये, जो कि रिजल्टेंट वेक्टर है। दूसरा है हमारा BE, ये BE है जो Q cos थीटा है, Q कंपोनेंट। ये भी थोड़ा देर में देखेंगे कंपोनेंट, तब इसको समझेंगे। AE जो कि दोनों का एडिशन है, और EC जो हमारा ये हो गया वेक्टर, और उसके बाद Q जो कि वेक्टर है, Q और R वेक्टर से इसको डिनोट कर रहे हैं। चलिए इसका चीज़ हम डायरेक्ट रिजल्टेंट पे देखते हैं, क्योंकि हमारा सिलेबस में है नहीं तो हम उसे देख के कोई फ़ायदा नहीं है। अब देखें, आपको ये पूछा जाने वाला है कि उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए P + Q और 2PQ cos दे रहे हैं, Q छोड़ दिया है। इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा P² + Q² + 2PQ cos थीटा। तो ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, कोई भी दो वेक्टर का जब एडिशन कर रहे होंगे। और ये क्या है, अगर दो वेक्टर के बीच में यहाँ देखें, ये जो थीटा एंगल है, ये दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है, इसको निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स थीटा बराबर। इससे सवाल आता नहीं पर देख लेते हैं। तो इसका दो वेक्टर के बीच का एंगल जो है थीटा बराबर tan इनवर्स Q sin थीटा + P + Q cos थीटा से डिनोट करते हैं। ऐसे सवाल आता नहीं है। अब उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट देखते हैं क्या है। स्केलर प्रोडक्ट को समझने से पहले हम एक दूसरा टॉपिक पे जाना चाहेंगे, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। जिसका प्रोडक्ट से पहले हम रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर को समझेंगे। तो क्या है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर? जैसे मेरे पास अब अभी है 100 kg, मान लेते हैं हमारे पास एक यूनिट है 100 kg। तो इसको हमको तोड़ना होगा, तभी हम इसको बहुत तरह से तोड़ सकते हैं। तो 50 + 50 कर सकते हैं, 20 + 80 कर सकते हैं, 30 + 70 कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत तरह से इसको तोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा तरीका है इसको तोड़ने का। तो उसी तरह से हम एक वेक्टर को तोड़ते हैं, उसके एक सर्टेन x और y कोऑर्डिनेट के बेसिस पे। x और y कोऑर्डिनेट पे, क्योंकि इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में काफ़ी है, हेल्प भी करेगा। तो समझेंगे एक वन बाय वन। तो देखते हैं पहले क्या है, वे इसको तोड़ते कैसे हैं वो देखते हैं पहले। तो हमारे पास कोई एक ड्रॉ कर लेते दो वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं। अब क्या करें, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बीच में एंगल जो है, ये एंगल जो हमारा थीटा है। ठीक, अब हमें देखना है कि ये हमारा n है, ये हमारा m है। ये दो वेक्टर है हमारे n वेक्टर। अब n का देखेंगे x के डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट है। n का x डायरेक्शन में और दूसरा हम y डायरेक्शन में देखेंगे भी क्या कंपोनेंट है। n का x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में देखेंगे क्या कंपोनेंट है। तो सबसे पहले देखें तो हम इस कंपोनेंट की बात करें तो हम जानते हैं एंगल थीटा है, और ये हम इसका और इसका वैल्यू हमको पता करना है इस डायरेक्शन में कितना आएगा। तो मान लेते हैं हमारा यहाँ पर x आएगा, तो हम इसको अगर ट्रिग्नोमेट्री का रूल यूज करें तो हम जानते हैं cos थीटा बराबर क्या हो जाता है, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस हमारा x है, हाइपोटेनस n है। तो अगर सॉल्व करें तो हमारा x बराबर क्या हो जाएगा, n cos थीटा। तो यही है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसमें कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर
दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के बीच में हम वेक्टर को डिसॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखें तो हम एक वेक्टर इसका इस कंपोनेंट में आ जाएगा, कॉस कंपोनेंट में आ जाएगा हमारा एन कॉस थीटा। और वहीं देखें तो उसके इस डायरेक्शन में देखें तो हम क्या होगा, तो यहाँ पर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे हम, ठीक। और हम जानते हैं यहाँ थीटा है तो यहाँ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अगर हम इसका कंपोनेंट देखना चाहें, यहाँ देखें तो हमारा ये थीटा, यहाँ एंगल पता है हमको, एन पता है, तो हमको इसका पता करना है। ये मान लेते हैं हमारा स्मॉल वाई है, तो हमारा स्मॉल वाई बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी पहले इधर से नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे हमारा हो गया कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखे तो कॉस 90 माइनस थीटा अगर देखे तो हमारा हो जाएगा, बेस हो गया ये वाई हो गया और परपेंडिकुलर एन हो गया, बेस वाई हो गया और परपेंडिकुलर एन हो गया, तो वाई बाय परपेंडिकुलर एन। और कॉस 90 माइनस थीटा जानते हैं हम क्या होता है, साइन थीटा और एन इधर चले गया, तो वाई बराबर एन साइन थीटा हो गया। तो यही था रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि जिस डायरेक्शन में थीटा होगा उस डायरेक्शन में उसी का कॉस कंपोनेंट लग जाएगा, और जिस डायरेक्शन में थीटा नहीं होगा उस डायरेक्शन में उसका साइन कंपोनेंट हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में देखो तो हम कॉस कंपोनेंट हो गया, इस डायरेक्शन में हमारा साइन कंपोनेंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा स्केलर प्रोडक्ट हमको क्या कहता है, कोई वेक्टर है, स्केलर प्रोडक्ट को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। और जैसे ए क्रॉस बी है, ए पहले डॉट प्रोडक्ट तो बीच में हम डॉट देंगे, तो हमको तो हमेशा ध्यान रखना है जब भी हम स्केलर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो बीच में डॉट देते हैं, डॉट यूज करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, हमारे पास दो वेक्टर है, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में लेंगे या बी का कंपोनेंट ए के डायरेक्शन में, किसी एक का लेना है, तो हम ए का हम बी के कंपोनेंट में लेते हैं। तो अभी हम यहाँ क्या देखे थे कि जिस डायरेक्शन में थीटा रहता है उस डायरेक्शन उसका कॉस कंपोनेंट आता है। जिस डायरेक्शन में थीटा रहेगा, इस डायरेक्शन में थीटा है तो इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, इसका कॉस कंपोनेंट आ जाएगा, कॉस थीटा का कंपोनेंट आ जाएगा। तो हमारा कॉस थीटा कंपोनेंट आ गया, तो हमारा क्या हो जाएगा, और ये दोनों का मल्टीप्लाई को ही, ये कॉस थीटा हो जाएगा ये इस डायरेक्शन में, तो इस दोनों का मल्टीप्लाई को ही हम कहेंगे स्केलर प्रोडक्ट। तो हम क्या कहेंगे, ए बी कॉस थीटा, और इसका हम मैग्नीट्यूड को यहाँ लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड को सिर्फ लेते हैं। और जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका कोई भी हम जो है स्केलर ही होगा। स्केलर प्रोडक्ट का जो होता है प्रोडक्ट भी स्केलर ही होता है, स्केलर प्रोडक्ट है तो इसका वैल्यू स्केलर ही होगा, इसमें कोई भी डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि आप लेते हैं वर्क लेते हैं, तो वर्क में क्या करते हैं, एफ डॉट एस करते हैं। तो इसमें क्या देखिए हम कि फोर्स भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, लेकिन इस दोनों का जो होता है प्रोडक्ट जो होता है वर्क आ जाता है, तो जो कि एक स्केलर है। ये दोनों वेक्टर हैं, एस भी वेक्टर है और एफ भी वेक्टर है, लेकिन इसका प्रोडक्ट जो देखें तो वो स्केलर आ जाता है। तो इसको कुछ और भी एक तरीक़ा से डिफाइन किया हुआ है बहुत बुक में कि मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जिस भी दो का डॉट निकालना है उस दोनों का मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ कॉस कम थीटा का हम मल्टीप्लिकेशन को भी हम स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसको दो तरीके से डिफाइन किया है। पहला तो ये कि एक वेक्टर का
दूसरे के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट को, एक वेक्टर का दूसरे के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट को निकाल के जो प्रोडक्ट निकालते हैं वो उसका हो जाता है स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा डिफिनेशन ये कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसका कॉस एंगल, तो दोनों सेम, कहना तो सेम है चाहता है पर कहने का तरीका अलग है। तो देखते हैं यहाँ क्या कहता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय टेकिंग द कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अदर वेक्टर। मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर का जो है जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे, जब दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लेंगे या डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो एक का कंपोनेंट दूसरे के डायरेक्शन में पहला का कंपोनेंट लेंगे, अदर वेक्टर दूसरे वेक्टर के वन वेक्टर का कंपोनेंट जो होता है दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट के लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इट टाइम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अदर वेक्टर, दूसरे वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जो होता है इसी को कहते हैं इनर वेक्टर भी कहते हैं और डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं। उसके बाद हमारा वेक्टर प्रोडक्ट आ जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट क्या कहता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड ए और बी का मैग्नीट्यूड, और जनरली बात है कि वेक्टर प्रोडक्ट है तो दोनों का ये एडिशन भी एक वेक्टर ही आएगा। तो ये दोनों का एडिशन वेक्टर आएगा तो हम एक वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है, अगर दोनों का एडिशन वेक्टर प्रोडक्ट है तो पहला का इसका ए का मैग्नीट्यूड लेंगे, साथ ही साथ बी का भी मैग्नीट्यूड लेंगे और इस दोनों का बीच का साइन एंगल लेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साथ में साथ साइन एंगल, और साथ जानते हैं एक वेक्टर प्रोडक्ट इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा तो उसको एन कैप से डिनोट करेंगे, और एन कैप जो उसका डायरेक्शन होगा ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन को ही हम लेंगे इसका साइन प्रोडक्ट। तो देखते हैं डायरेक्शन कैसे लेंगे। जैसे हमारे पास है ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ जाना है तो ए के पास हम अपना थंब रखेंगे, ए जो कि इसके पास अपना हैंड रखेंगे और इसको टर्न करेंगे, जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में टर्न करेंगे तो उसका थंब जो है वो डिनोट करेगा हमारा इसका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को, इसके डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को डिनोट करेगा। तो जैसे कि हमारे पास अगर ए वेक्टर, तो इससे हम ये बता देते हैं ए वेक्टर और कोई बी वेक्टर है इसका क्रॉस निकाल दें, ए वेक्टर और बी वेक्टर है तो बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल नहीं होगा, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इक्वल? तो इसका देखिए डायरेक्शन डायरेक्टली नीचे हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। अब क्या करते हैं बुक देखते हैं। अब वेक्टर प्रोडक्ट है दो को, कई वेक्टर प्रोडक्ट हैं टू वेक्टर को जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर बोथ, दोनों के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ए बी। तो यहाँ क्या देखिए जब ए वेक्टर और बी वेक्टर इसका जो है डायरेक्शन होता है दोनों के परपेंडिकुलर आ रहा था। इन अदर वर्ड ए क्रॉस बी ले तो ए क्रॉस बी इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कॉन्टेनिंग वेक्टर ए और बी। तो ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर है दूसरा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट इज डिफाइंड है, जिसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर प्रोडक्ट को हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर हम दो वेक्टर को ए और बी वेक्टर को प्रोडक्ट करेंगे तो उसका मान लेते हैं सी निकलता है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं सी बराबर ए क्रॉस बी। अगर वेक्टर प्रोडक्ट जो है कम्युनिकेटिव नहीं है, इसका मतलब समझते हैं क्या करना चाहते हैं। तो ए क्रॉस बी अभी हम कुछ देर पहले देखे थे, ए क्रॉस बी क्रॉस ए नहीं होता है, तो यही यहाँ पे कह रहे हैं कि कम्युनिकेटिव है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता जाएगा, इसलिए ये दोनों कम्युनिकेटिव नहीं है। अगर कोई एक मिरर लगा देते हैं, दो वेक्टर हैं, इसके बीच में इसका क्रॉस प्रोडक्ट सामने मिरर रखते हैं और मिरर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो सेम होगा, क्योंकि दोनों का होता है रिफ्लेक्शन होता है, दोनों का डायरेक्शन चेंज होता है और दोनों नेगेटिव हो जाता है, ए और बी दोनों नेगेटिव हो जाता है, ए बी दोनों नेगेटिव हो जाता है तो ए क्रॉस बी जो होता है दोनों का माइनस हो जाता है और वो दोनों इक्वल हो जाता है। अब कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करता है। मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे पास है, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास है ए वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी है,
तो ये दोनों को जो है अलग अलग करके हम इसमें कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैल्यूएबल होगा। और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम देख लिए। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या कहता है, तो अगर कोई वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो उसको जो होता है कंस्ट्रक्ट करते हैं फिगर को, तो उसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। जिसे यहाँ देख सकते हैं ये वेक्टर है, थीटा एंगल पे इधर कर रहे हैं, तो ये दो का इसका रिजॉल्व हो जाएगा, इसी वेक्टर का रिजोल्यूशन हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये अगर हमारा वेक्टर का सी वेक्टर है तो हमारा इधर हो जाएगा सी कॉस थीटा और इधर हो जाएगा सी साइन थीटा। अब इंक्लाइन प्लेन क्या है, कोई भी प्लेन जो जैसा कि हम देख सकते हैं, अगर ये कोई प्लेन है, एक प्लेन है, तो इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये देख रहे हैं कि ये अपने सरफेस से कुछ थीटा एंगल ऊपर है, तो जो भी प्लेन है वो फ्लैट हो, कुछ भी एंगल पे टिल्ट हो, हाइयर हो अदर साइड, तो उसको हम कहेंगे कि ये इंक्लाइन प्लेन है। अब नॉर्मल फोर्स क्या होगा इंक्लाइन प्लेन पे, जैसे मान लेते हैं पहले एक इंक्लाइन प्लेन ड्रॉ करते हैं और ये नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स जानते हैं हम इसी डायरेक्शन में किसी भी सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे नॉर्मल फोर्स अप्लीकेबल होता है। तो हमारे सरफेस के परपेंडिकुलर पे नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इसको अब हम दोबारा ड्रॉ करते हैं। तो जैसे कोई सरफेस है, इस पर इंक्लिनेशन है थीटा पे और यहाँ हमारा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो हम जानते हैं कोई भी नॉर्मल फोर्स हमेशा उसके परपेंडिकुलर लगता है, नॉर्मल फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर रखता है। तो इसका दो कंपोनेंट आ जाएगा, तो ये तो एक्स के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक और एक इस डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन में हमारा इसका फोर्स आएगा नॉर्मल फोर्स को एन से नोट कर रहे हैं। तो किसकी जाए, तो पहले यहाँ थीटा एंगल है ना, इस जगह थीटा एंगल है, तो इस जगह भी थीटा एंगल ही होगा हमारा। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा, ये हमारा एन कॉस थीटा हो जाएगा, एन कॉस थीटा, और ये हमारा एन साइन थीटा हो जाएगा। तो दो अलग अलग डायरेक्शन में इसका ऐसे इंक्लिनेशन प्लेन को देखते हैं। यहाँ क्या करें, नॉर्मल फोर्स देख लेते हैं। अगर नॉर्मल फोर्स है जो इंक्लाइन सरफेस पे नॉन डायरेक्टली डायरेक्शन टुवर्ड्स, यहाँ पर कुछ स्टील डायरेक्शन में है, तो ऑलवेज सी नॉर्मल फोर्स जो होता है अपवर्ड डायरेक्शन में होता है और अपोजिट होता है ग्रेविटी के। और ट्रू नॉर्मल फोर्स जो होता है एबव होता है, नॉर्मल फोर्स जो होता है ऑलवेज अपवर्ड लगता है रेदर देन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस के परपेंडिकुलर के डायरेक्शन पे। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लेते हैं कोई इंक्लाइन पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे तो कोई डायरेक्शन डिपेंड नहीं करता, वो तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगेगा। तो इसका भी दो कंपोनेंट निकल सकता है, एक इस डायरेक्शन में, तो इसको हम दो कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, इसको इसके डायरेक्शन में और इसके जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसके जस्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस दो डायरेक्शन में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल जो रहता है सेम वही एंगल यहाँ पे भी थीटा रहता है, यहाँ जी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल होता है एम जी, ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा हमारा एम जी, तो इधर क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा हो जाएगा, इधर हो जाएगा हमारा एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा हो गया। तो उसी चीज़ को यहाँ डिटरमाइन किया हुआ है। अब रोलर क्या है, रोलर क्या है वो समझते हैं। हम लोग देखे हैं बहुत सारा ऑब्जेक्ट में होता है कि व्हील टाइप का लगा हुआ रहता है, जिसको हम खींच के लेके जाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, उसको अपने तरफ पुल करते हैं, पुल करके ले जाते हैं। जैसे कि हम एक कैरियर बैग से देख सकते हैं, कैरियर बैग में देखते हैं हम एक व्हील लगा हुआ रहता है, जिसके पे की ऑब्जेक्ट को हम अपने तरफ ऐसे मूव कराते हैं। तो एक बेस्ट एप्लीकेशन रोलर ड्रॉ का। तो हम ऐसा क्यों करते हैं, किसी को हम पुल नहीं करते हैं, पुल ही क्यों करते हैं, पुश क्यों नहीं करते हैं, पुश क्यों नहीं करते हैं, पुल ही क्यों करते हैं, तो वो समझते हैं।
अगर देखा जाए तो हम इसे इंक्लिनेशन पे था, हम इस ऑब्जेक्ट को हम पुल करते हैं, इस डायरेक्शन में लेके जाते हैं। तो अगर देखें तो हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो हम यहाँ देखें तो एन साइन थीटा, इधर हमारा क्या कंपोनेंट था, एन कॉस थीटा था, इधर था हमारा एन साइन थीटा। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं, जब हम धक्का देंगे तो कुछ इस तरह से फोर्स लगेगा, ऑब्जेक्ट पे कुछ इस तरह से फोर्स अप्लाई होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट का, तो एक बार फिर से इसको बनाते हैं। इसको हम, ये हमारा पुलिंग का केस है और ये हमारा पुश का केस है, और ये ऑब्जेक्ट है जिसको हम अभी धक्का दे रहे हैं। अब धक्का दे रहे हैं तो ये कोई एक मास है, तो अब इसको हमारा इसमें भी दो कंपोनेंट हम देखने को मिलेगा। यहाँ पर हो जाएगा एन कॉस, इसमें भी हमारा पुशिंग के केस में भी हमारा दो कंपोनेंट देखने को मिलेगा। तो दोनों को देखते हैं क्या क्या है दो कंपोनेंट। अब देखें, यहाँ पर भी नॉर्मल फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा, एन कॉस थीटा, और यहाँ भी एन साइन थीटा ही लग जाएगा, साइन थीटा। लेकिन अब दूसरा कंडीशन देखें तो हम अप्लाइड फोर्स का कंडीशन देखते हैं। सेम ऑब्जेक्ट है, एक पुलिंग के केस है जिसमें कि हमारा पुलिंग केस में क्या होता है, फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई होता है, और पुशिंग केस में हमारा क्या हो रहा था, डायरेक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा था। अगर हम इसका कंपोनेंट को अगर इसका डिजॉल्व करें तो हम क्या देखेंगे, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा था, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में जो लग रहा है, ये वर्टिकल, यहाँ पर देखें, हम देखें तो यहाँ पर हमारा इसे कुछ इंक्लिनेशन ऐसे था और ये थीटा एंगल था, तो ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो हम देखें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे एन कॉस थीटा, सॉरी ये हमारा फोर्स है, ये फोर्स है, तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। और इस केस में देखें तो इस केस में हमारा दो डिजॉल्व होगा, तो यहाँ पर देखें तो हमारा एंगल यहाँ थीटा होगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। अब हमारा ये है हमारा पुलिंग का केस और ये हमारा पुशिंग का केस। तो हम यहाँ देखें तो हमारा जब खींच रहे होते हैं तो हमारा दो कंपोनेंट लगता है, एक होता है एफ साइन थीटा, और एफ साइन थीटा क्या कर रहे हैं, ऊपर के डायरेक्शन में लग रहा है। तो हमारे नीचे के डायरेक्शन में जो एम जी लग रहा होगा उसमें से कुछ ये रिड्यूस कर देगा एफ साइन थीटा। लेकिन पुलिंग के केस में देखें तो हमारा एम जी भी नीचे है और एफ साइन थीटा भी नीचे है, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो हमारा हमको कुछ ज़्यादा मास लगेगा, हम ज़्यादा मास को खींच रहे होते, धक्का दे रहे होंगे। लेकिन पुलिंग के केस में होता है, हमको लगता है हम कम मास कर रहे होते हैं, क्या कि ऊपर के डायरेक्शन में लगता है और इसी कारण हमारा काफ़ी कम जाता है। तो यही था आज का टॉपिक। होप आपको बढ़िया लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और साथ ही क्लास के सारे नोट्स को डाउनलोड करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एंड एजुकेशन इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर का अपना एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसका कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।